गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की हिस्ट्री का 7th चैप्टर। ठीक है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये जो चैप्टर है इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो ये है 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर इस चैप्टर के ओवरऑल बात की जाए तो जो ये कल्चरल ट्रेडिशंस यहाँ पे हैं ये कहाँ की हैं? ये हैं अराउंड यूरोपियन कल्चर। ठीक है, अराउंड यूरोपियन कल्चर, जो यूरोपियन संस्कृति है उसके चारों तरफ की ये जो परंपराएं हैं जो बदलती हुई, इनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 14th सेंचुरी से और 17th सेंचुरी तक कुछ चेंजेज ऐसे यूरोप में हुए हैं जिनको अक्सर आप देखते हो रेनेसा या पुनर्जागरण, रीबर्थ का नाम दिया जाता है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी चेंजेज हुए, क्योंकि इस टाइम पीरियड से पहले की अगर बात की जाए तो यूरोप में चर्च जो एक संस्था थी, धार्मिक संस्था, उसको वो काफ़ी पॉपुलर थी और जो मतलब पॉलिटिकल जो भी कानून बनाए जाते थे वो सारे चर्च के द्वारा ही बनाए जाते थे। यानी कि जो चर्च ने कहा है वो ही वहाँ की जो जनता थी वो फॉलो करती थी उन सब चीज़ों को। तो इस टाइम पीरियड में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में लोगों ने चर्च का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, यानी चर्च की बातों को मानना बंद कर दिया था। और एक उनमें होता है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ। उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे यूरोप की जो संस्कृति थी उसमें चेंजेस होने लगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे 14th सेंचुरी के आसपास जो यूरोप था, ठीक है, वहाँ पे जो टाउन थे वो ग्रो करने लगे। ठीक है, टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप के जो बहुत सारे देश थे यूरोप में, उसमें उन शहरों में उन देशों में जो शहर थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, शहरों का विकास यहाँ पे स्टार्ट हो गया। शहरों का विकास कैसे? कि जैसे पहले तो सिर्फ एक था, सेंटर में चर्च होता था, उसके आसपास जो था शहरों का विकास किया जाता था। उसमें चाहे मार्केट हो गई आपकी या कुछ भी बाज़ारों का निर्माण वहाँ पे होता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो शहर हमारे डेवलप हुए, जो टाउन ग्रोइंग हुई, वो किस वजह से हुई? एजुकेशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि शहरों में क्या हो गया, आर्ट और लर्निंग के ये सेंटर बनते आ गए धीरे धीरे, आप इसमें देखोगे। ठीक है, यानी इसमें यूरोप में जो नगरों का निर्माण यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में नगरों के जो लोग थे, टाउन्स जो पीपल्स थे, उनमें ऐसी मतलब उनकी विचारधारा ऐसी हो गई कि वो अपने आप को क्या समझने लगे? वेल सिविलाइज्ड। ठीक है, कि वो ज़्यादा अपने आप को सभ्य, ज़्यादा विकसित वो अपने आप को समझने लगे देन रूरल पीपल। जो ग्रामीण लोग थे उनसे ज़्यादा वो अपने आप को सिविलाइज्ड समझने लगे। ठीक है, टाउन्स पीपल अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज्ड समझने लगे। ठीक है, और इन शहरों का निर्माण मैंने बताया कि ये जो टाउन ग्रोइंग हुई ये क्यों हुई, किस वजह से हुई। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने कुछ शहरों के नाम लिखे हुए हैं जिसमें है फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। ठीक है, ये तीनों ही शहर हैं, ये इटली के हैं, तीनों ही शहर इटली के हैं। और सबसे ज़्यादा अगर यूरोप की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो शहरों का विकास हुआ वो इटली में हुआ। ठीक है, इटली एक उभर कर देश सामने आया यूरोप के बाकी कंट्री की बजाय। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में, ठीक है, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जो देश थे, क्या होने लगा उनमें? बिकम सेंटर्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर बन गया, केंद्र बन गया किसका? कला का और विज्ञान का, शिक्षा का, इन सब चीज़ों का, विद्या का, ये केंद्र बन गई ये शहर। और जब ये केंद्र बन गए तो दूर दूर से लोग, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आने लगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, कला को सीखने के लिए। कौन सी कलाएं, जिनके बारे में इस आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा हमने देखा है कि इसी टाइम पीरियड में आकर लोगों को हिस्ट्री की समझ होने लगी है। सेंस ऑफ हिस्ट्री आल्सो डेवलप्ड इन यूरोप, यानी यूरोप में
जो लोगों को हिस्ट्री की समझ होने लगी कि इतिहास क्या है, हमारा इतिहास क्या रहा है और आगे हम इतिहास को कैसे लिखना है, ये लोगों में समझ विकसित होने लगी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इस टाइम पीरियड में काफ़ी चेंजेज हुए जिनके बारे में हम डिटेल से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों पर फोकस इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि जब लोगों को हिस्ट्री की यहाँ पे समझ हुई, ठीक है, हिस्ट्री को लोग समझने लगे तो उसके बाद में वो कैसे कंपेयर करने लगे। ठीक है, पीपल कंपेयर द मॉडर्न वर्ल्ड विद द एंशियंट वर्ल्ड। ठीक है, आधुनिक जो दुनिया थी उसको कंपेयर करने लगे प्राचीन दुनिया से। ठीक है, एंशियंट वर्ल्ड था उससे कंपेयर करने लगे कि एंशियंट में कैसे जो चर्च का प्रभाव था, इफेक्ट था, वो लोगों पर होता रहा है। और मॉडर्न वर्ल्ड में अब लोगों को ऐसा नहीं था कि जो अपना धर्म था, ठीक है, लोग अपना धर्म अपनी मर्जी से अपना सकते थे कि क्या उनको अपना धर्म अपनाना है, लेकिन उससे पहले क्या था, चर्च ही डिसाइड करता था कि लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। ये सारे जो हमारे कानून थे किसने बनाए थे, चर्च ने बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब लोगों को हिस्ट्री की समझ होने लगी, ठीक है, इतिहास का, जैसे हम भी अपने यहाँ पे आप देखोगे अगर अपना इतिहास हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्राचीन में हमारा इतिहास कैसा रहा है और कितनी हमने तरक्की की है, कितनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आई, कितनी साइंस डेवलप हुई है। तो इन सब में लोग क्या करने लगे, कंपेयर करने लगे मॉडर्न वर्ल्ड को एंशियंट वर्ल्ड से। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे बिगन टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम एंड न्यू ज्योग्राफिकल नॉलेज। लोगों को धीरे धीरे जो सोलर सिस्टम था उसकी भी समझ लोगों को होने लगी और न्यू ज्योग्राफिकल नॉलेज, जो भौगोलिक हमारी जो सभ्यता भौगोलिक जो स्थिति थी उसकी समझ भी लोगों को होने लगी, भौगोलिक ज्ञान लोगों को होने लगा। कौन सा ज्ञान या कौन सा सोलर सिस्टम यहाँ लोगों को पता चला। ठीक है, तो उसमें एक यहाँ पे आपकी उसमें बुक में दिया गया है कि चर्च ने पहले कुछ जैसे जो चर्च के थॉट्स थे वही लोगों को, मैंने बताया, मानना पड़ता था। तो चर्च ने लोगों को क्या बताया हुआ था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है, अर्थ सेंटर्ड है, अर्थ सेंटर्ड है, यानी सोलर सिस्टम के जो सेंटर में क्या है, अर्थ है और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ये चर्च ने बताया हुआ था। लेकिन जब लोगों को सोलर सिस्टम की समझ हुई तो उसमें लोगों को पता चला कि क्या अर्थ सेंटर्ड है, ये नहीं, ठीक है, सन सेंटर्ड है, यानी कि एक ये आता है हमारा सूर्य सिद्धांत। लोगों को पता चला कि जो इसके सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, सूर्य है, सन है और बाकी जो ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं, ना कि अर्थ बीच में है। ठीक है, जो पहले की चर्च ने लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कुछ जैसे ज्योग्राफिकल सिस्टम जो था उसमें चर्च ने लोगों को क्या बताया था कि मेडिटेरियन सी वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, वो विश्व का, जो वर्ल्ड का सेंटर है। ठीक है, सेंटर जो भूमध्य सागर है वो विश्व का सेंटर है। लेकिन ये लोगों को नई समझ होने लगी यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे दूसरा, इसके बाद में आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड में, एक तो जिस टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं मैं इसमें बताऊंगी कि सबसे मेन ये टाइम पीरियड क्यों है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जो प्रिंटिंग प्रेस है हमारा, उसको प्रिंटिंग प्रेस को बनाया गया इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, आगे जैसे हम देखेंगे 1455 में जोहानेस गुटेनबर्ग, ठीक है, किसने, जोहानेस गुटेनबर्ग, द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। जो जोहानेस गुटेनबर्ग था, जो एक जर्मन मूल के थे, ठीक है, जर्मन के थे, उन्होंने 1455 में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बनाया और फर्स्ट बुक जो इससे प्रिंट की गई वो कौन सी थी, बाइबल। ठीक है, ये काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहली जो बुक थी, कौन सी बुक को प्रिंट किया गया था, तो यह बाइबल, सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया गया था। ठीक है, ये एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड के बारे में, ये जो टाइम पीरियड हमने पढ़ा जहाँ पे काफ़ी चेंजेज हुए, जैसे टाउन ग्रोइंग हुई है, ठीक है, आर्ट और लर्निंग ग्रोइंग हुई है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो जैसे सोलर सिस्टम के बारे में पता चला, ज्योग्राफिकल नॉलेज लोगों की बढ़ी है,
तो हिस्ट्री जो हिस्ट्री राइटिंग था उसके बारे में लोगों को यहाँ पे पता चला। इन सब के बारे में जो 19th सेंचुरी में, यानी इस टाइम पीरियड के बाद में 19th सेंचुरी की जो हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया है? उन्होंने नाम दिया है रेनेसा। ठीक है, रेनेसा। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, यानी प्राचीन जो परंपराएं चली आ रही थी उनको चेंज करके और नई परंपराओं को बनाना, नई चेंजेज लाना, मतलब कि वो हो गया रीबर्थ, पुनर्जन्म। ठीक है, जिसको रेनेसा कहा गया है। 19th सेंचुरी हिस्टोरियन यूज द टर्म रेनेसा रीबर्थ टू डिस्क्राइब द कल्चर चेंजेस ऑफ द पीरियड। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो कल्चरल चेंजेज हुए उनको क्या नाम दिया है? रेनेसा। ठीक है, इसके बारे में भी हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये रेनेसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। अच्छा, ये जो रेनेसा यहाँ पे नाम दिया गया है, इस पे अगर हम बात करें कि इस टाइम में रेनेसा में जो मतलब कल्चरल चेंजेज हुए तो उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किसने किया है? तो यहाँ पे एक नाम आता है जैकब बर्कहर्ट। जैकब बर्कहर्ट। ठीक है, जैकब बर्कहर्ट एक स्विस स्कॉलर हुए हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया है कि इस टाइम में जो चेंजेज हुए हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस जैकब बर्कहर्ट ने किया है, जो एक स्विस स्कॉलर थे। इनका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 1818 से 1897 तक। ठीक है, इनका टाइम दिया हुआ है, ये बर्थ और ये डेथ टाइम। ठीक है, तो और ये एक प्रोफेसर थे, हिस्टोरियन थे यूनिवर्सिटी ऑफ बिस्ले। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिस्ले में ये एक हिस्टोरियन के रूप में वहाँ पे काम करते थे। अब अगर जैकब बर्कहर्ट के बारे में हम देखेंगे तो जैकब बर्कहर्ट स्टूडेंट थे किसके? जर्मन हिस्टोरियन थे कि लियोपार्ड वान राह के। ठीक है, लियोपार्ड वान राह के। इनका टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है 1795 से 1886 तक। ठीक है, तो जैकब बर्कहर्ट वाज ए स्टूडेंट ऑफ जर्मन हिस्टोरियन लियोपार्ड वान राह के। ठीक है, लियोपोल्ड वान राह के इनके ये स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इन के दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो जो रांके के जो थॉट्स थे हिस्ट्री राइटिंग को लेकर, इन दोनों के कभी मैच नहीं हुए। यानी कि जो जैकब बर्कहर्ट हैं उन्होंने कभी भी जो रांके के थॉट्स थे हिस्ट्री राइटिंग को लेकर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रांके का क्या मानना था कि हिस्ट्री जो है, जो इतिहास लेखन है, हिस्ट्री राइटिंग है, वो किस पे बेस्ड है? पॉलिटिकल पर, स्टेट और पॉलिटिकल बेस्ड है, यानी कि राज्य और राजनीति पर आधारित है। और हिस्ट्री जो है उनके ही अराउंड हमेशा रहती है, उनके चारों तरफ रहती है। लेकिन जैकब बर्कहर्ट ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि हिस्ट्री वाज एज मच कंसर्न्ड विद कल्चर एज विद पॉलिटिकल। ठीक है, कि जो हिस्ट्री है वो पॉलिटिकल के साथ साथ जो संस्कृति है उससे भी संबंधित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ पॉलिटिकल से ही संबंधित है, स्टेट से ही संबंधित है, वो एक संस्कृति से भी संबंधित है जो उस टाइम पीरियड में चल रही है। तो इन्होंने जो इनके थॉट्स थे उनको नहीं माना और इन्होंने अपना हिस्ट्री राइटिंग का एक अलग ही पैटर्न बनाया। ठीक है, और इन्होंने अपनी हिस्ट्री राइटिंग में अगर सबसे मेन किसको फोकस किया, ये था ह्यूमनिस्ट कल्चर। ठीक है, ह्यूमनिस्ट कल्चर, मानववादी जो सभ्यता थी, इन्होंने उस पर फोकस किया कि कैसे इस टाइम पीरियड में चर्च को छोड़कर लोगों को खुद की जो नॉलेज होने लगी थी, साइंस के बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर लोग आगे बढ़ने लगे। और ये एक परिवर्तनवादी युग था, एक परिवर्तनवादी युग था। यहाँ पे काफ़ी चेंजेज हुए, जिसको सिर्फ हम राजनीतिक चेंजेस नहीं कह सकते, पॉलिटिकल चेंजेस नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति में परिवर्तन हुआ। मतलब इसमें है कि हर इसमें क्षेत्र में यहाँ पे चेंज हुए। और उसी के बाद जैकब बर्कहर्ट ने 1860 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बुक लिखी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली। ये बुक का नाम इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जैकब बर्कहर्ट की बुक। ठीक है,
तो ये ओवरऑल हमारे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम कैसे और क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।